धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया, हमारे वीडियोस को देखा और मुझे लगता है समझा भी होगा। उन सभी चीज़ों के लिए, उतने प्यार के लिए और हमारे सम्मान के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। और ये हमारा और आपका भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ऐसे लोगों को आगे लाएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में स्प्रेड करें, ताकि लोग इनकी जीवनी से कुछ सीखें और इनके जीवन मूल्यों को समझते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और समाज के लिए कुछ काम करें। क्योंकि आज के टाइम इन्होंने जो निस्वार्थ काम किया है, इसको दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं कि इनको जो लोग जान सकें, जाने इनके बारे में, इनको आगे लाने के लिए बहुत कम लोग हैं। क्योंकि ये लोग खुद का प्रचार तो कभी करते नहीं है, क्योंकि इन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया है। तो इनको आगे लाना हमारा काम है, आप लोगों का काम है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल में। आज की मुलाकात किसी असाधारण इंसान से होने वाली है आपकी। आज की मुलाकात एक ऐसी महिला के साथ आपकी होने वाली है जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों में से सबसे ज़्यादा संघर्ष शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया और उसके बाद उन्होंने लोगों की जीवन की बेहतरी के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगा दिया। 16 अक्टूबर 1933 को अल्मोड़ा के एक छोटे गांव में जन्मी राधा भट्ट 90 वर्ष की आयु को छूने वाली हैं, लेकिन अभी भी उनमें जोश युवाओं जैसा है। उनके ज़िंदगी का एक एक पल लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और समाज सेवा का संकल्प लेने के लिए सरला बहन कैथरीन मैरी हेल्मन नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उन्हें ज्वाइन किया। सरला बहन जिन्होंने 1946 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। लगभग 20 साल तक सरला बहन ने आश्रम का संचालन किया और इसके बाद उन्होंने राधा बहन या फिर हम कहें राधा भट्ट, जिनके बारे में हमारा आज का कार्यक्रम है, उन्हें लक्ष्मी आश्रम की बागडोर सौंप दी। इसके बाद बहुत खूबसूरती से राधा दीदी ने लक्ष्मी आश्रम के कार्यभार को बहुत अच्छे से संभाला। सन 1976 में इन्होंने देवीधुरा से अपनी पदयात्रा प्रारंभ की और लगभग 65 गांवों तक इन्होंने शिक्षा का, स्त्री शिक्षा का, पर्यावरण के प्रति लगाव का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। इसके बाद उनकी यात्रा का वो पड़ाव शुरू होता है जिसमें उन्होंने विश्व की यात्राएं करी और विश्व को उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ मिला। कोपेनहेगन डेनमार्क में उन्होंने विश्व महिला सम्मेलन को संबोधित किया। यही नहीं, स्वीडन में, कनाडा में, अमेरिका में बहुत सारी अहिंसा की सभाओं को और महिला सशक्तिकरण की सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और साथ में उन्होंने विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बीजिंग में भी प्रतिभाग किया। आजकल राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी संस्थाओं की चेयरपर्सन हैं और कभी कभार लक्ष्मी आश्रम में आकर के अभी भी आश्रम की देखरेख करती हैं। दोस्तों यही नहीं, उनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। जमनालाल बजाज अवार्ड जो सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है, साथ में इंदिरा प्रियदर्शनी पर्यावरण पुरस्कार उन्हें मिला है, गोदावरी गौरव सम्मान उन्हें मिला है। हिमालय की बेटी हैं वो, और उन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की है जिसका नाम हिमालय की बेटी है, अमेजोन पर मिल सकती है, और साथ बहुत सारी और पुस्तकों का भी उन्होंने संपादन किया है। दोस्तों आइए सुनते हैं उनकी ज़िंदगी, उनकी ही जुबानी। किशोरावस्था में थी जब आप कह रही ना, जैसा जी, किशोरावस्था में थी और 6ठी 7वीं 8वीं इन क्लासों में पढ़ती होंगी मैं। हाँ, इन क्लासों में पढ़ने की मेरे लिए जो वरदान मुझे मिला, पढ़ने को मौका मिला, वो भी मेरे पिताजी के कारण। क्योंकि मेरे पिताजी उस ज़माने की दृष्टि से काफ़ी आगे सोचते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि लड़की है क्या पढ़ाना है, और यद्यपि लोग उनसे कहते थे लड़की को मत पढ़ाना, पढ़ाओगे तो आप ये बिगड़ जाएगी, ऐसा भी कहते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे ऐसा। और वो मैं सब बच्चों को पढ़ाऊंगा, सब लड़कियों को पढ़ाऊंगा, ऐसा उनका बिल्कुल संकल्प था। तो इसलिए जब हाई स्कूल शुरू हुआ रामगढ़ में, तो उन्होंने मुझे उसमें
भी जाने को, मतलब प्राइमरी तो था ही, उसमें मैंने पढ़ लिया था, लेकिन फिर आगे भी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मौका दिया। तो उस समय में मैं पढ़ती थी एक आर्य समाज के स्कूल में। वो आर्य समाज के स्वामी जी थे, नारायण स्वामी जी, तो उन्होंने बनवाया था वो, इसलिए उसमें थोड़ा आर्य समाज का पुट था थोड़ा। हाँ, कि जैसे प्रवचन होता था सप्ताह में एक बार, और जैसे कभी सोमवार को हवन होता था, या कभी, और खैर शनिवार को बाल सभा तो होती ही होती थी। तो इसलिए वो एक प्रकार से थोड़ा बेहतर किस्म का स्कूल था, मैं मानती हूँ। और तब तक उस ज़माने में तो पढ़ाई भी क्या अच्छी होती थी, बहुत अच्छा होता था। विषय इतने नहीं थे, लेकिन वातावरण बहुत ज़बरदस्त था। हमारे सबसे पहले जो हेडमास्टर थे वो भी आर्य समाज को विश्वास करने वाले थे, और वो तो बहुत हमको कितनी बातें बताते थे जो पाठ्यक्रम की भी नहीं थी, कहीं इधर नहीं, बस जीवन बनाने की थी, चरित्र बनाने की थी, ऐसी अच्छी बातें बताते थे। तो इसलिए उसका असर तो था हमारे ऊपर। और मैं देखती थी उस समय में जो महिलाएं थी, पढ़ती नहीं थी, पढ़ाते नहीं थे, तो कहाँ से पढ़ती बेचारी। और फिर वो क्या करती थी कि सुबह से लेके रात तक बस मेहनत 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 मेहनत, बोझ उठाओ, ये करो वो करो, सारे दिन उनको यही सब करना पड़ता था। तो इसलिए फिर मैं सोचती थी कि ये अगर पढ़ी लिखी होती थोड़ा भी, तो किसी समय ये बैठती, एक पुस्तक लेती, थोड़ा पढ़ती, अगर ये पढ़ती तो थोड़ा आराम भी हो जाता। हाँ, नहीं तो आराम तो है ही नहीं ज़िंदगी में। तो इनके लिए कुछ करूँगी, मैं तो ज़रूर करूँगी, ऐसा मेरे मन में आता था कि। और मेरे लिए उस समय समाज सेवा क्या थी कि लड़कियों का स्कूल खोलूँगी, लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाऊँगी, उनको पढ़ाऊँगी, उनको खूब अच्छी बात बताऊँगी, ऐसा लगता था मुझे। क्योंकि मेरे स्कूल का वातावरण भी अच्छी बात बताने का था ना। मैं सोचती थी मैं तो ये लड़कियों को भी बताऊँगी, वो लोग भी आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए मैंने समाज सेवा का अपने मन में निश्चय किया, पर जो किशोरावस्था है उसमें तय किया। किशोरावस्था, और उन दिनों में किशोरावस्था में ही शादी भी का भी धंधा शुरू होता था कि कोई मांगने आ रहा है, फिर माता पिता कह रहे हैं अब कर दो शादी, बड़ी हो गई, ये वो सब दुनिया भर की बातें उसी समय होती हैं। तो इसलिए मैंने अपने मन में तय कर लिया कि अगर मैं समाज सेवा करूँगी तो शादी करूँगी तो समाज सेवा तो करने ही नहीं देंगे, तो इसलिए मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये भी संवारेंगे हम। उसी समय में उस उम्र में मेरे मन में आया कि मैं शादी नहीं करके समाज सेवा करूँगी। ये उस जमाने में लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आता था, न शिक्षिकाओं को समझ में आता था, न शिक्षकों को समझ में आता था, न माता पिताओं को, किसी को नहीं आता था। लेकिन जो भी हो, हमको इतना पिताजी के कारण इतना मौका मिल गया कि हम उसमें इतने समय 8वीं तक पढ़ लिया। और फिर हमको स्कूल वालों ने कह दिया इसके बाद कतई तुमको नहीं आना है। उसके पहले भी उन्होंने 6ठी के बाद ही कह दिया कि अब आपको स्कूल में नहीं आना है, ये लड़कों का स्कूल है, लड़कियों के लिए नहीं है। और हम लड़कियां तो कितनी थी, मुश्किल से ले करके 8-9 लड़कियां तो पढ़ने आती थी, 200-250 लड़के थे। तो जब हमको 6ठी में ऐसा कहा तो हम तो बड़े निराश हुए। हमने सोचा हमारे माता पिता यहाँ तो हमको पढ़ा देंगे, पर नैनीताल भेजो और वहाँ भेजो और वो खर्चा उठाओ, वो हमारे माता पिता नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर हम लोगों ने आपस में बात की। हम उतने छोटे थे, मुझे आश्चर्य होता है, हम सब लड़कियों ने एक इतवार को स्वामी जी के पास जाने का तय किया। हमने कहा और ये लोग कोई नहीं समझते, अब हम स्वामी जी के पास जाते हैं। स्वामी जी के पास हमने कहा कि हमको ये कह रहे हैं अब 6ठी से आगे मत पढ़ना, हम क्या करें, हम तो कहीं हमारे। उन्होंने कहा बेटा नैनीताल चले जाना, वहाँ लड़कियों का स्कूल है। हमने कहा नहीं, उसका खर्चा नहीं है हमारे माता पिता के पास।
फिर उन कहने लगे अब तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा। तब हमने उनको फिर आड़े हाथों ले लिया। आड़े हाथों माने तब मैंने उन्हीं की भाषण में कही हुई बातें उन्हीं के सामने प्रकट की। मैंने कहा कि स्वामी जी, आपने ना अपने प्रवचन में कहा था गार्गी और मैत्रेयी जैसे बनो। हम कैसे बनेंगे गार्गी और मैत्रेयी? उतनी विदुषी महिलाएं हम कैसे बनेंगे अगर हमको पढ़ाओगे ही नहीं? हमको पढ़ाने के लिए तो आपको मौका देना चाहिए ऐसा। उन्होंने कहा बेटी तूने तो मेरी जबान पकड़ दी। हाँ, और वो खुश भी हो गए, बहुत खुश हुए वो। और उनका अब मैं वो कार्य समिति में जा कर के तुम्हारे बारे में मैं वकालत करूँगा, अब मैं जाऊँगा, ऐसा कहा। फिर उन्होंने हमारे लिए ये करवा लिया 8वीं तक का, और हमारे लिए शर्तें लगा दी। आपको आश्चर्य होगा, आप जो कपड़े पहने हैं ना और जैसे आपकी वेशभूषा है, अरे वो तो बहुत दूर रह गया। हमको कहा कि ये साड़ी का पल्लू सिर से उतरना नहीं चाहिए। और मैंने तो आज तो वैसे पहना है, ठंड है इसलिए, लेकिन पूरी आस्तीन का ही ब्लाउज पहन के लड़कियां आएंगी स्कूल में, शर्त रखी, तब भी हम उनको स्कूल में पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। और सिर में पल्लू रखना होगा हर समय। स्कूल में हम बैठे रहते थे, सिर में इतना पल्लू रख करके पढ़ते थे। हाँ, और मैं ऐसे में ही भाषण देने जाती थी। तो मैं अल्मोड़ा में उस समय में बहुत प्रसिद्ध था, जो अल्मोड़ा कॉलेज है ना अभी इधर है वो, उसमें उससे हमको निमंत्रण आया था कि अपने विद्यार्थियों को भेजो। तो उन्होंने मैं लड़कियों में मैं ही जाती थी और एक और बहन थी लड़की, वो हम दो जाते थे ज़्यादातर। उस बार तो मैं ही गई थी और 1-2 लड़के जाते थे जो अच्छा बोलते थे। तो अब मैं पल्लू सिर में डाल करके वहाँ बैठी थी, तो सब वहाँ की अल्मोड़े की लड़कियों के फैशन तो जोरदार थे। वो अपनी चुन्नी उड़ रही है और ये हो रहा है। अब मैंने कहा हे भगवान, ये लोग ऐसे कैसे हैं, मैं तो ऐसी हूँ। मुझे बहुत ही, अपने गांव में तो तब भी नहीं लग रहा था, यहाँ ज़्यादा ही लगने लगा। और वो भी हर समय मुझ पर नज़र लगा रखा है, हर समय मुझ पर उंगली लगाए, कहें वो क्या बोलेगी, वो पल्ला रख करके बैठी है जो, वो क्या बोलेगी। तो खैर मैं बोली और मैं प्रथम के बराबर बोली, पहले नंबर के जैसे। लेकिन मेरे शिक्षक ने कहा देखो राधा, वो तो उनका स्कूल था इसलिए उनको अपने ही व्यक्ति को प्रथम रखना था, मुझको वो द्वितीय रखा था उन्होंने। उनका तुम द्वितीय आई, तुम समझ लो कि तुम प्रथम आई। हाँ, बहुत खुश हुए वो, तुमने बहुत अच्छा बोला कहते थे। और स्कूल में आके भी खूब कहते रहे, प्रेयर में भी कह दिया और सब जगह कहते रहे कि इतना अच्छा बोली। तो उस सिर में पल्ला रखने पर भी हमारी प्रतिभाएं जो थी वो तो बाहर निकलनी ही थी, वो तो निकलती ही थी। फिर हम 8वीं तक पढ़े, अब उसके बाद तो बिल्कुल बंद, फिर तो दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। तो फिर एक, शायद आप जानते हो या न जानते हो, अब शायद नहीं चलता वो, एक विद्या विनोदिनी की परीक्षा होती थी प्रयाग महिला विद्यापीठ की, और उसमें एडवांस इंग्लिश अगर आप ले लो तो वो हाई स्कूल के इक्विवेलेंट हो जाता था, उसके बराबर हो जाता था। तो मैंने उसको करने का सोचा कि नहीं, मुझे वो करना चाहिए। तो उसकी फॉर्म और कहीं से कुछ जो हुआ, मदद करने वाला भी कोई नहीं था, कोई, मतलब मेरे पिताजी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मदद तो वो करते थे, पर ये फॉर्म लाना, ये करना वो नहीं करते थे वो। तो मैं खुद ही मैंने सब किया, फॉर्म भी भरवाया, वो किया, और फिर अपने आप ही पढ़ा भी मैंने। एडवांस इंग्लिश भी मैंने पढ़ी, खूब अच्छी, कठिन, उसको भी पढ़ा। और फिर पढ़ कर के परीक्षा देने की बात थी। अब हमारे परिवार में स्थिति ये थी कि हमारे पास हल्द्वानी तक जाने और आने का पैसा नहीं था। तो मेरे पिताजी मेरे साथ आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में लड़की के साथ उसको आगे बढ़ाने को कुछ नहीं करते थे लोग, उसी को दबा देते थे,
जाओ जो करना है कहते थे, और जाने भी नहीं देते थे। मैं तो एक बार जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो महादेवी वर्मा के पास चली गई। आती है ना वो, यहाँ आती थी, उनका रामगढ़ में कॉटेज है, तो मैं वहाँ गई और वहाँ जाके मैंने उनको कहा कि मुझे तुम पढ़ा दो, आप पढ़ा दीजिए मुझे, मैं तो आपके कपड़े भी धोऊंगी, आपके बर्तन भी मलूंगी, आपके घर में पोछा भी लगाऊंगी, सब करूंगी। उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, पहले अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी राजी हैं? मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या है, क्योंकि उनसे पूछ के थोड़ी गई थी, मैं अपने मन से चली गई थी, अपने लिए रास्ता खोज रही थी। तो फिर मैंने पिताजी को बताया बाद में कि मैंने ऐसा ऐसा कहा उनसे। वो तो नाराज़ हो गए, कहने लगे हमारी बेटी किसी के बर्तन नहीं धोएगी और किसी के कपड़े नहीं धोएगी, कोई नहीं करेगी, पोछा भी नहीं लगाएगी, हम यहीं रहेंगे और मरेंगे तो मर जाएंगे सब साथ ही साथ, जिएंगे तो जिएंगे सब साथ ही साथ। वो रास्ता बंद हो गया। फिर मैंने सोचा ये विद्या विनोदनी का, उसी ने, उन्होंने ही बताया मुझे, महादेवी वर्मा ने, तुम विद्या विनोदनी दे दो। फिर उन्होंने ही कहा था कि विद्या विनोदनी दे दो, ऐसा कहा था। तो फिर मैंने उसकी खोज की और मैं वो उसकी तैयारी की। अकेले करना पड़ा, कोई तो पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन मैं 2nd डिवीज़न में उसको पास किया। पिताजी मेरे साथ आए और पिताजी पूरे समय जब मैं पेपर दे रही थी मेरे लिए खाना बनाते थे। हाँ, खाना बनाते थे। मैं पेपर देने जाती थी, वो घर में चावल भात, जो घर में क्या, एक हमने किसी से एक ऐसे कमरे की एक दर थी वहाँ रहने को कहा, क्योंकि हम किराया देने के भी लायक तो नहीं थे, तो इसलिए वो तो मित्र था उनका, उसने फ्री में दे दिया, कहा हाँ ये तो खाली ही रहता है, रहो यहाँ। जिसमें वो कनिस्टर बोरे डाल रखता था, उसी को उसने कहा अब आप इसमें रह लीजिए। तो हम, और गर्मी के दिन थे तो हमको तो अंदर सोना भी नहीं था, हम बाहर पेड़ के नीचे सो जाते थे। और फिर दिन में मैं पेपर देने जाती थी, पिताजी खाना बनाते थे और फिर मुझे खिलाते थे। और फिर मैं और पिताजी पैदल भीमताल के रास्ते रामगढ़ तक पैदल गए भी, पैदल आए भी। हाँ, तो हमने शिक्षा किसी सेंत मेंत में नहीं ली, हमने अपना पूरा रक्त पसीना बहाया है और उसके अनुसार किया है, और वो भी हमको मिल गया। मैं तो उसको अपना सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को नहीं मिला, पढ़ाते ही नहीं थे तो कहाँ से मिलता। तो फिर उसके बाद एक भाग्य का एक दरवाज़ा ये खुला कि हाई स्कूल में इंटर क्लासेस शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, एक फर्स्ट ईयर शुरू हुआ तो मेरे बड़े भाई वहाँ शिक्षक थे, वो साइंस टीचर थे। तो उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने घर में मुझे कहा राधा अभी तेरा मौका है। अब तो वो लड़कियों को ले रहे हैं क्योंकि संख्या पूरी करनी है, बिना संख्या पूरी किए तो खुलेगा नहीं वो, तो इसलिए तुम अभी अपना नाम वहाँ, चलो मैं ले जाता हूँ तुमको, तुम्हारा नाम लिखा देता हूँ। मैंने कहा लिखा दो। हमने पिताजी से नहीं पूछा, पिताजी कहीं गए थे, हम गए, मेरे भाई और मैं दोनों गए और भाई ने वहाँ मेरा नाम लिखा दिया। और जब पिताजी आए तो उनको बताया तो उन्होंने कहा ठीक ही किया, अच्छा किया। हाँ, तो मैं फिर इंटरमीडिएट में पढ़ने लग गई।